जब आगे बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर हैविंग रेक्टिफिकेशन ऑफ कंपनी। अब रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है वो आपको मालूम है। दो कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो गई हैं बाय सेम नेम, ये आपको मालूम है। अब दो बातें और बताने जा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है उस नाम से जो पहले से किसी और कंपनी का नाम नहीं है, लेकिन पहले से कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो भी हम कहते हैं कि उस केस में रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम करना पड़ सकता है। ऊपर से सीजी का ऑर्डर आता है, आरडी का ऑर्डर आता है कि आपकी कंपनी को गलती से वो नाम मिल गया है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है उस नाम से जो कि पहले से एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या ब्रांड नेम है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सोडेंट, फॉर एग्जाम्पल टेक एनी ट्रेडमार्क, कोई भी ट्रेडमार्क ले लीजिए, पेप्सी है, और वैसे तो पेप्सिको फूड्स लिमिटेड इज अ कंपनी बट उनका ट्रेडमार्क पेप्सी है। तो कोई भी ऐसा ट्रेडमार्क, और आपको बहुत सारे ट्रेडमार्क पता ही है, यू नो सो मेनी ट्रेडमार्क्स आर देयर। सो यही दो चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं। और ये जो सेकंड साइड है, यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, इस सेक्शन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जो अब एप्लीकेबल हो जाएंगी एग्जाम के लिए, जून 2022 एग्जाम्स के लिए। दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए वो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन अब जून 22 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं। So that's why it is important. Just a second. और अमेंडमेंट्स जो आई हैं, वेल ये 6 मंथ्स की जगह यहाँ 3 मंथ्स हो गया है। ये तो एक छोटी सी अमेंडमेंट है कि 6 मंथ्स की जगह पर 3 मंथ्स हो गया है। यहाँ पर जो आपको सेकंड पार्ट दिख रहा है, ये अमेंडमेंट कब से आई हैं? 2-3 अमेंडमेंट्स हैं एक्चुअली, 2-3 अमेंडमेंट्स हैं। 1 सितंबर 2021 अमेंडमेंट्स लिख रहा हूं, प्लूरल लिख रहा हूं एक्चुअली, क्योंकि अमेंडमेंट्स आई हैं ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई हैं इन दिस सेक्शन। तो सेक्शन 16 की इंपॉर्टेंस, एग्जाम इंपॉर्टेंस एकदम से बढ़ जाती है इन अमेंडमेंट्स की वजह से। और हो सकता है कि पेपर सेटर इज वेरी एंथुसियास्टिक कि मुझे ये अमेंडमेंट्स पूछनी है इन द कमिंग एग्जाम्स इन जून 2022, और हो सकता है जून 2022 में ना पूछे, दिसंबर 2022 में पूछे, ऐसा भी होता है, दैट आल्सो हैपेंस। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इज हैपनिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ सीजी हियर। और इस रेक्टिफिकेशन में जाने से पहले कुछ चीजें और आपको बता देना चाहता हूं जो ब्रेक से पहले हम लोग कर रहे थे चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी को लेकर। तो जो चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी को लेकर आपने वो इतने सारे स्टेप्स लिखे थे और मैं आपको लिखवा रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑन योर पेज नंबर 3, आपके पेज नंबर 2 पे या 3 पे, पेज नंबर 2 पे लिखे थे आपने बहुत सारे स्टेप्स। जो आपने पेज नंबर 6.2 पे स्टेप्स लिखे थे वो बेसिकली ये स्टेप्स थे। अब ये सीरियल ऑर्डर में आ गए सारे के सारे स्टेप्स आपके सामने। दिस इज ऑल द स्टेप्स इन द सीरियल ऑर्डर। इसमें कुछ नया अगर जुड़ गया है तो वो लास्ट में एक और नया जोड़ दिया मैंने, न्यू, विच इज लास्ट स्टेप ओवर हियर। इफ कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी अपना नेम चेंज कर रही है, then the company shall obtain the approval of stock exchanges, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, where the company is listed under Regulation 45 of SEBI LODR Regulation 2015 before filing the application in INC 24. INC 24 में एप्लीकेशन बाद में फाइल करेंगे। तो एक तरीके से ये एक फुट नोट दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर नीचे। क्या फुट नोट है? दिस इज द फुट नोट। बाकी सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, बाकी सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। अब वो कंपनी नाम चेंज कर रही है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी को INC 24 फाइल करने से पहले यहाँ स्टेप 4 और स्टेप 5 और स्टेप 6 के बीच में, यहाँ पर इस जगह पर MGT 14 फाइल करने के बाद और INC 24 फाइल करने से पहले बीच में यहाँ ये एप्लीकेशन फाइल करनी है स्टॉक एक्सचेंज को और स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना है। बेसिकली इस स्टेप पे होना है यहाँ पर। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो MGT 14 फाइल करने के बाद और INC 24 फाइल करने से पहले बीच में स्टॉक एक्सचेंजेस का अप्रूवल लेगी, उन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस का जहां जहां कंपनी लिस्टेड है। अगर एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो एक स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल, दो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है तो दो स्टॉक एक्सचेंजेस का अप्रूवल। और ये जो लिया जा रहा है इसका रेगुलेशन है रेगुलेशन 45 ऑफ SEBI LODR रेगुलेशन 2015।
और इसको लिख लीजिए एंड वंस यू राइट इट डाउन तो उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कि सर हमने ये फुट नोट लिख लिया है। तो पेज नंबर 6.2 पे ऊपर जो आपके पास इन जनरल वाला प्रोसीजर था वहां पर बात करें। पेज नंबर 6.2 ऑन द टॉप। एक चीज, दूसरी चीज मैं बोलूंगा, अगर कंपनी अपनी मर्जी से सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन करती है, द प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली 100% सेम। सेक्शन 13 subsection 1, 2, 3 and SEBI LODR regulations. This same procedure is for suo moto rectification. अगर कोई कंपनी अपनी मर्जी से सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन करती है तो उसको भी यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। बोर्ड मीटिंग करवानी है, रेजोल्यूशन पास करना है, कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करना है रन फैसिलिटी में जाने के लिए, फिर रन फैसिलिटी में जाएंगे, फीस भी पे करेंगे। यहां लिखा नहीं है मैंने, द फी इज 1000, आपको पता ही है। फीस पे करेंगे along with the maximum 2 names, can be less than 2 but maximum 2 names. नेम रिजर्वेशन लेंगे, प्रोसीजर मालूम है आपको, आई डोंट हैव टू टेल दिस प्रोसीजर। उसके बाद रन नेम रिजर्वेशन मिलने के बाद फिर से बोर्ड मीटिंग करवाएंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, नेम चेंज करना है, फिक्सिंग द डेट टाइम प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग, ऑथराइजिंग द सीएस टू ड्राफ्ट द नोटिस, डिस्पैच द नोटिस एंड 21 क्लियर डेज नोटिस, सेक्शन 101, 102। फिर जनरल मीटिंग करवाएंगे, एसआर पास करेंगे, एमजीडी 14 फाइल करेंगे, आईएनसी 24 फाइल करेंगे विद फुल जस्टिफिकेशन, फिर सीजी अप्रूवल लेंगे और फिर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेंगे, आईएनसी 25। उसके बाद जो भी आपको लेटर हेड्स पे चेंज करना है वो सब कुछ करेंगे। गिव मी अ थम्स अप, प्रोसीजर तो मालूम है आपको, डन, गॉट दैट। तो कैन आई चेंज द स्क्रीन? गिव मी अ यस, गिव मी अ थम्स अप। कैन आई चेंज द स्क्रीन? Yes, yes, चलिए ठीक है, thank you. And then moving on further with that, well, I'll say, अब rectification of name of company की तरफ बढ़ते हैं। Moving towards the rectification of name of company, तो एक कहानी समझ में आ गई आपको। And जब rectification of name of company की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सेकंड कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द सेम नेम। और अब यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने जो आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी सेकंड कंपनी है, आवर सेकंड कंपनी इन इंडिया बाय द सेम नेम DEF लिमिटेड, और इस नाम से ऑलरेडी पहले से इंडिया में कंपनी थी DEF लिमिटेड। अब हम रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं और सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो एसआर भी पास करेंगे, एसआर पास करेंगे और सीजी अप्रूवल भी लेंगे, आईएनसी 24 भी जाएगा। Full procedure is same as change of name. Full, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं यहां पर, full procedure is same as the change of name under section 13, subsection 1, 2, 3, पूरा procedure same। क्या कर रहे हैं? सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, अपनी मर्जी से रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पहले वाली कंपनी की बैडविल इतनी ज्यादा थी कि उसका बुरा असर हमारी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पे पड़ रहा है।
तो हमारी कंपनी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड कंपनी है और इस नाम से ऑलरेडी पहले से इंडिया में कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है ना? इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर आगे बढ़ते हैं तो गोइंग बियॉन्ड दिस, ये तो चलो सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन हो गया। इस केस में भी क्या रेंट फैसिलिटी में जाना पड़ेगा? यस। और क्या फीस 1000 दोबारा देनी पड़ेगी? यस। हालांकि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा था कि सर हम फीस दोबारा क्यों दें, लेकिन देनी तो पड़ेगी। अच्छा, INC 24 भी जा रहा है, जस्टिफिकेशन क्या देंगे इसमें? ये बड़ा थोड़ा सा फनी हो जाएगा यहाँ पर सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन में। ऑब्वियसली जस्टिफिकेशन क्या देंगे यहाँ INC 24? हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा तो वो नारियल फूट गया, दरवाजा टूट गया और हमें कुचल दिया गया और हमारी टेबल, कारपेट, कर्टेन सब उखाड़ के ले गए लोग। हम तो पहले वाली कंपनी की बैडविल के चक्कर में मारे गए। और जस्टिफिकेशन क्या देंगे? गलती किसकी थी? ROC की गलती थी, ROC की, कि उसने हमें ये पहले वाला नाम DEF लिमिटेड क्यों दिया था, और इसी नाम से अगर ऑलरेडी इंडिया में कंपनी एग्जिस्ट करती थी तो हमें ये नाम क्यों दिया गया था। तो जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे, ROC की मिस्टेक है और उसका बैडविल ऑफ फर्स्ट कंपनी, बैडविल ऑफ गुडविल नहीं, बैडविल ऑफ फर्स्ट कंपनी की वजह से हमें लॉस हो रहा है। और ROC वो INC 25 में फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, लेकिन 1000 फीस तो देनी पड़ेगी। और SR पास करेंगे तो MGD 14 भी जाएगा, ऑल्टर्ड MOA भी जाएगा। बाकी तो प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली 100% सेम। आई एम जस्ट मूविंग ऑन फर्दर। सो जस्टिफिकेशन यही है दैट वी आर सेकंड कंपनी और पहली वाली कंपनी की बैडविल का असर हमारे ऊपर हो रहा है। और सारी मिस्टेक, सारी गलती किसकी थी? ROC की गलती। Then I am moving on further with that. अब ध्यान से इधर देखते चले जाइए। अब वापस आ जाइए आपके पेज नंबर 6.4 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 6.4, एवरीबडी हियर। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज A एंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज B। अब सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन इज हैपनिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ CG। रेक्टिफिकेशन इज हैपनिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ CG। और फर्स्ट केस में सिचुएशन 1 यहां पर क्या है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज A में यू कैन कॉल इट सिचुएशन 1, और दूसरी तरफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज B में यू कैन कॉल इट सिचुएशन 2। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 क्या है? द नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, या मैं कहूं नेम ऑफ सेकंड कंपनी इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग फर्स्ट कंपनी। So that is identical बोले तो 100% सेम। और नीचे सेक्शन में तो लिखा है मे बी आइडेंटिकल, मे बी टू नियरली रिजेंबलिंग, मे नॉट बी 100% सेम, मे बी 80% सेम, मे बी 90% सेम, मे नॉट बी 100% सेम। आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबलिंग द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। और सिचुएशन 2 में राइट साइड पे क्या है? द नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबलिंग विद द एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क। इसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, और हो सकता है दिखाई देने में सेम हो ट्रेडमार्क से, और हो सकता है सुनाई देने में सेम हो, फोनेटिक सिमिलैरिटी भी हो सकती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था पहले JP और JP, याद होगा एग्जांपल? गिव मी अ थम्स अप, रिमेंबर दैट? JP एंड JP। So well, I'll say going on further into this, the name of the company is identical with the name of existing company। अभी फर्स्ट साइड पे आ जाइए। अब इस केस में कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा कि आप अपना नेम चेंज करो। अब CG के साथ अपना ऊपर ना टॉप पे लिख लेना, CG ने पावर डेलीगेट किया RD को। तो इस सेक्शन में जहां पर भी CG आएगा, CG का मतलब RD विल पास द ऑर्डर टू द कंपनी। ऑर्डर किसका आ रहा है? रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आ रहा है सेकंड कंपनी को कि आपका नाम पहले वाली कंपनी से मिलता जुलता है, इसलिए आप अपना नाम रेक्टिफाई करो, नाम चेंज करो। और अब यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना, उसकी जगह पर क्या पास करना है? OR पास करना है। तो SR इज नॉट रिक्वायर्ड। OR पास करना है विद इन हाउ मच टाइम? विद इन मैक्सिमम 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ CG ऑर्डर। दिस इज मैक्सिमम 3 months, विद इन मैक्सिमम 3 months ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ CG ऑर्डर और RD ऑर्डर। और इधर दूसरी तरफ पहले हम बोल रहे हैं कि वो हमारी कंपनी का नाम आइडेंटिकल है विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो उस केस में वही CG का ऑर्डर आएगा कंपनी को कि नाम चेंज करो, आपने किसी कंपनी का ट्रेडमार्क उठाकर कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो यहां पर भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। और 1 सितंबर 2021 से कहानी बदल गई है, 6 months के बजाय वही 3 months हो गया है। यहां पर
तो जब तक दिसंबर 2021 एग्जाम्स था तब 6 मंथ्स था, अभी उसके बाद अब जून 2022 हो या दिसंबर 2022 हो या 2023 हो, वेल इट इज मैक्सिमम 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ CG ऑर्डर, दैट इज देयर, अनलेस जब तक फ्यूचर में फिर कभी कोई चेंज नहीं आता तब तक। देन ROC मेक्स नेसेसरी चेंजेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कह रहे हैं INC 11 में चेंजेस करके देगा ROC। आपको कोई नया INC 25 नहीं मिलेगा यहां पर, नया INC 25 नहीं मिलेगा, INC 11 में चेंजेस करके देगा ROC। ROC will make necessary changes in the certificate of incorporation. Getting that? बात समझ में आ रही है? So well, I'll say अब left side हो या right side हो, दोनों तरफ the time period is same 3 months 3 months। CG ऑर्डर आने के बाद RD ऑर्डर आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफाई करना है। अगर 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ना करें तो हम तो नहीं मानते RD का ऑर्डर, हम तो नहीं मानते CG का ऑर्डर, फिर क्या होगा? उसके लिए भी 1 सितंबर 2021 को कुछ नई अमेंडमेंट आई है, क्योंकि 1 सितंबर 2021 से पहले पता ही नहीं था कि क्या होगा अगर RD का ऑर्डर नहीं मानते तो बड़ा अजीब सा था, बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी 1 सितंबर 2021 से पहले। लेकिन अभी अब क्लियरली मालूम है कि अगर RD का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो क्या होगा। अब लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा अभी कि RD का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, क्योंकि बात फिर आगे बढ़ जाएगी। अभी कुछ चीजें यहां जानना जरूरी है, तो जो चीजें पहले जानना जरूरी है वो पहले जाने। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज है जिसको हम बोल रहे हैं सिचुएशन 1। अब वो डिटेल में देख लेते हैं कि सिचुएशन 1 क्या कहती है। और सिचुएशन 1 में कह रहे हैं इफ थ्रू इनएडवर्टेंस वर्ड का मतलब क्या है? बाय मिस्टेक। ROC की मिस्टेक है यहाँ पर। इनएडवर्टेंस क्या है यहाँ पर? मिस्टेक, बाय मिस्टेक। लेकिन मिस्टेक किसकी? ROC की। कि ROC ने सेकंड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों दिया या वो नाम क्यों दिया जो कि पहले से किसी और कंपनी का था। इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और बाय मिस्टेक और अदरवाइज अ कंपनी ऑन इट्स, वैसे ये और अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आता, क्या ROC ने जानबूझ के फ्रॉडुलेंटली नाम दिया है, पैसे खाकर, घूस लेकर, मतलब मिठाई का डब्बा लेकर? ये और अदरवाइज ये 2 वर्ड समझ में आते नहीं, मतलब और मिस्टेक ही होना चाहिए ना यहाँ तो। इफ थ्रू इनएडवर्टेंस, एग्जाम में इनएडवर्टेंस लिखोगे बहुत है, और अदरवाइज मत लिखना एग्जाम में। इफ थ्रू इनएडवर्टेंस बाय मिस्टेक अ कंपनी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑन रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम, या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही गलत नाम मिल गया था कंपनी को, स्पाइस प्लस पार्ट ए जब फाइल किया था उसी में गलत नाम मिल गया था, या फिर शुरू में गलत नाम नहीं मिला था, सब्सिक्वेंटली जब कंपनी ने नेम चेंज किया तब गलत नाम मिला। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब सही इनकॉर्पोरेट हुई थी, सही नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन बाद में जब कंपनी ने अपनी मर्जी से नेम चेंज किया सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 2 3 में, उस वक्त गलत नाम मिल गया, रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम, और उस वक्त रन फैसिलिटी में जब चेंज ऑफ नेम कर रहे थे अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 2 3, उस वक्त गलत नाम मिल गया कंपनी को और कंपनी रजिस्टर हो गई। और यहां पर बीच में लिखा है और, तो ये और इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन के लास्ट में जो और लिखा है, फर्स्ट लाइन के लास्ट में जो और लिखा है, या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे गलत नाम मिल गया था, या फिर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे सही नाम मिला था, लेकिन बाद में सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 2 3 में जब नेम चेंज किया कंपनी ने, उस वक्त कंपनी को गलत नाम मिल गया, रन फैसिलिटी। गिव मी अ थम्स अप, बात समझ में आ रही है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Company is registered by a name which is in the opinion of regional director, CG मतलब regional director, that new name is identical with 100% same or too nearly resembles का मतलब 80% 90% same with the name by which a company is already in existence previously registered in India। एक ऐसी कंपनी जो पहले इंडिया में रजिस्टर हो चुकी, उससे मिलता जुलता नाम अब हमें मिल गया है। वेदर अंडर दिस एक्ट, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा हुआ है या प्रीवियस कंपनी लॉ 1956 में हुआ था, ऐसा कभी हुआ था। मतलब रादर हम कह रहे हैं खैर वो जो पहले वाली कंपनी बनी है, जो पहले कंपनी बनी थी, या तो वो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी थी, या वो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी थी, या कंपनीज एक्ट 1913 में बनी थी,
जो फर्स्ट कंपनी इंडिया में पहले से बनी थी, वो पहले से बनी हुई है, मे बी इन दिस एक्ट और द प्रीवियस एक्ट. देन द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट, देन द सीजी मतलब आरडी में डायरेक्ट और ऑर्डर द सब्सिक्वेंट कंपनी, द सेकंड कंपनी, द थर्ड कंपनी टू चेंज और टू रेक्टिफाई द नेम. टू चेंज द नेम, टू रेक्टिफाई द नेम. वैसे एक चीज बोलूं, लॉ मेकर ने लॉ में चेंज लिखा है, मैंने ये ऑब्लिक करके साथ में रेक्टिफाई कर दिया, क्योंकि हम इस सेक्शन को बोलते ही रेक्टिफिकेशन है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पेपर में रेक्टिफिकेशन वर्ड यूज ना करके लॉ जो पेपर सेटर है वो बोले कि पहले से कंपनी बनी हुई है और फिर सीजी का ऑर्डर आता है सेकंड कंपनी को चेंज द नेम, लेकिन आप उसको क्या मानोगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम मानोगे एग्जाम. तो लॉ मेकर की लैंग्वेज में तो चेंज ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं मान रहा हूं सब्सिक्वेंट सेकंड कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है रेक्टिफाई द नेम, and the subsequent company shall change the name or put the new name as the case में भी, जो भी अपना फर्स्ट नेम ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको रेक्टिफाई करेगी, या जो रन फैसिलिटी के थ्रू न्यू नेम गलत मिला है उसको रेक्टिफाई करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मच टाइम, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द इशू ऑफ आरडी डायरेक्शंस. आरडी ऑर्डर आने के बाद 3 महीने में नाम रेक्टिफाई करेगी आफ्टर अडॉप्टिंग द बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. तो यहां पर ओआर जाएगा, ओआर पास होगा, एसआर पास नहीं होगा फॉर दिस पर्पस. और एक चीज नीचे लिखी हुई है कि फर्स्ट कंपनी जो इंडिया में पहले बनी थी, सबसे पहले बनी थी, बाय दैट नेम कैन फाइल द कंप्लेंट टू द आरडी इन विच फॉर्म, फॉर्म नंबर है RD1. फर्स्ट कंपनी को तकलीफ हो रही है कि हमारे नाम से कोई सेकंड कंपनी कैसे बन गई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे मिल गया. तो फर्स्ट कंपनी कैन फाइल द कंप्लेंट टू द आरडी in the form RD1 against the second company, against the subsequent company. और वो RD1 फॉर्म आप चाहो तो MC की वेबसाइट पे देख भी सकते हो, और आप मुझे कहोगे तो मैं भी दिखा दूंगा RD1 फॉर्म, दैट इज देयर. अब यहाँ पर एक सवाल है मेरा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप दोगे, अब जाग जाओ सब लोग. और वो ये है कि ये जो फर्स्ट कंपनी है ये RD को कंप्लेंट कितने टाइम में फाइल करेगी, हाउ मच टाइम फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट. सेकंड कंपनी के इनकॉर्पोरेट होते ही इमीडिएटली, विद इन 30 days, विद इन 60 days, विद इन 90 days, या आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 20 years, जब पता चलेगा तब फाइल कर देंगे. 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब पता चलेगा तब फाइल कर देंगे. हाँ जी, सेकंड कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद विद इन हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेकंड कंपनी, विद इन हाउ मच टाइम. ये कंप्लेंट की टाइम लिमिट पूछ रहा हूं मैं आपसे. फर्स्ट कंपनी विल फाइल द कंप्लेंट टू द आरडी विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेकंड कंपनी. हाँ जी, पता चलते ही, जब पता चलेगा, जब पता चलेगा, बहुत सारे आंसर आ गए, जैसे ही पता चलेगा. और अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पता नहीं चला, मान लो फर्स्ट कंपनी नॉर्थ इंडिया में है, दिल्ली में है, फर्स्ट कंपनी दिल्ली में है और अपना सारा बिजनेस नॉर्थ इंडिया में करती है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जो भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक है. सेकंड कंपनी चेन्नई में है और चेन्नई में वो उनका बिजनेस भी उधर ही है, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, वहीं तक है बस उनका बिजनेस. आपस में कभी एक दूसरे से इंटरफेरेंस ही नहीं होता, वहां वाले लोग यहाँ नहीं आते, यहाँ वाले लोग वहां नहीं जाते, एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं चला. 20 साल, 25 साल निकल गए. फर्स्ट कंपनी दिल्ली में जो बनी है उसने अपनी गुडविल बना ली पूरे नॉर्थ इंडिया में. सेकंड कंपनी चेन्नई में बनी है, उसने अपनी गुडविल बना ली पूरे साउथ इंडिया में. और 25-25 साल दोनों को हो गए बिजनेस करते हुए. 25 साल के बाद पता लगा फर्स्ट कंपनी को कि ओह, हम तो ये सेकंड कंपनी से 6 महीने पहले इनकॉर्पोरेट हुए थे, या सेकंड कंपनी से 1 साल 2 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुए थे, और सेकंड कंपनी हमारे 2 साल बाद इनकॉर्पोरेट हुई थी. फर्स्ट कंपनी 25 साल से बिजनेस कर रही है, 25 years. सेकंड कंपनी को 23 years हो गए बिजनेस करते हुए, सेम नेम, दोनों ने अपने अपने एरिया में गुडविल बना ली है. अब काफी लंबे टाइम बाद, वही 25 साल के बाद पता चलता है या 23 साल के बाद पता चलता है फर्स्ट कंपनी को सेकंड कंपनी के बारे में, ये तो नेम सेम है. क्या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि सेकंड कंपनी नेम चेंज करे, रेक्टिफाई करे? यस और नो, yes or no में आंसर दीजिएगा. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट. लॉजिकली करने देना चाहिए, लॉजिकली करने देना चाहिए. और सेकंड कंपनी अपने एरिया में गुडविल बना चुकी है, वो खत्म कर दो. हाँ जी,
क्या लॉजिकली करने देना चाहिए? लॉजिकली क्या फर्स्ट कंपनी को सेकंड कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने देना चाहिए? अब मुझे तो नहीं लगता। अब बहुत सारे आंसर नो 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 आ रहे हैं सर। लॉजिकली नो, लॉजिकली नो, लॉजिकली नो, लॉजिकली नो। अच्छा चलो लॉजिकली छोड़ो, लॉजिक गया भाड़ में। लीगली क्या सेकंड कंपनी फर्स्ट कंपनी, लीगली क्या फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर पाएगी? लीगली तो आंसर आ रहे हैं यस 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 यस। पॉइंट यही है कि यहां पर ना कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट डिफाइंड ही नहीं है। लॉ मेकर बताना भूल गया कि फर्स्ट कंपनी को कब कंप्लेंट फाइल करनी है, विद इन हाउ मच टाइम लिमिट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड कंपनी। कितने लोग मानते हैं कि यहां पर कुछ टाइम लिमिट होनी चाहिए? वेल 1 ईयर की या 2 इयर्स की कुछ टाइम लिमिट होनी चाहिए, विद इन 1 ईयर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेकंड कंपनी या विद इन 2 इयर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेकंड कंपनी। ऐसे खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। कितने लोग मानते हैं यस देयर शुड बी टाइम लिमिट? चलिए मेरे पास आ तो रहे हैं बहुत सारे आंसर यस यस यस। एंड जब आ रहा है वेल मेरे पास थम्स अप भी आ गया, हाथ भी आ गए, यस सर वी एग्री। कुछ लोग कह रहे हैं नो सर टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। एक दो लोगों का ये भी आ रहा है कि टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोच के देखो ना भाई, 25 साल और 23 साल, फर्स्ट कंपनी 25 ईयर्स, सेकंड कंपनी ने भी अपनी गुडविल बनाई 23 ईयर्स, उसको एकदम से खत्म कर दें एब्रप्टली, तो बात कुछ अजीब सी लगती है। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में बताऊं एक लाइन में कि ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में कहते थे फर्स्ट कंपनी कैन फाइल कंप्लेंट्स well within maximum 12 months of the date of incorporation of second company and not thereafter. ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में था। अब यहां पर कोई टाइम लिमिट है नहीं, तो यहां पर क्या बोलूं? विद इन हाउ मच टाइम लिमिट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेकंड कंपनी? तो आंसर इज लॉ इज साइलेंट। इनफाइनाइट टाइम लिमिट, इनफाइनाइट, जब मर्जी कंप्लेंट फाइल करो। लॉ इज साइलेंट। टाइम लिमिट इज अवेलेबल। बस ये है कि जब आरडी का ऑर्डर आएगा उसके बाद मालूम है, आरडी ऑर्डर आने के बाद सेकंड कंपनी को कितने टाइम के अंदर रेक्टिफाई करना है वो आपको मालूम है। हाँ जी, अंकित सिंह सर लिमिटेशन एक्ट लगा देते हैं। लिमिटेशन एक्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट फाइल करने के लिए लगाते हो या कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए होता है? लिमिटेशन एक्ट किस काम के लिए होता है? पढ़ा हुआ है आपने लिमिटेशन एक्ट? बड़ा अच्छा लग रहा है आपको लिमिटेशन एक्ट का नाम पता है। तो लिमिटेशन एक्ट कोर्ट में जाने के लिए होता है, कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए, या आरडी के पास एप्लीकेशन फाइल करने के लिए होता है? सूट फाइल करने के लिए होता है। जो भी है वो सूट है या एप्लीकेशन है या अपील है, उसके लिए होता है ना, सूट एप्लीकेशन अपील इन द सिविल प्रोसीजर कोड एंड इन द लिमिटेशन एक्ट 1963। थोड़ा सा मुझे भी आता है, थोड़ा सा। ये थोड़े ना आप कुछ भी कहीं भी चिपकाओगे और मैं सुन लूंगा आपके यहाँ। आप कहीं से भी उठाओ, कहीं भी चिपका दो। दीपक इजरानी सर को क्या मालूम, जीआईजीएल तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। मैंने तो सीएस की नहीं है, मैंने एलएलबी भी की हुई है, मालूम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। चलो एनी हाउस, तो यहां कहां से आ गया लिमिटेशन एक्ट ना? चलो मैं कहता एनसीएलटी में भी सूट फाइल हो रहा है तो भी लगा लो। यहां तो एनसीएलटी में भी सूट फाइल नहीं हो रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है यहां पर, उसके पास कंप्लेंट फाइल हो रही है। यस सर, आपकी वीडियो में दिख रहा है आपके नाम के नीचे एलएलबी लिखा। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो केयरफुली। देन सेशन में, ऑनलाइन सेशन में जो है वो हाँ जी, डीयू का एंट्रेंस एग्जाम टफ होता है। मेरा तो बिना पढ़ाई के हो गया था। अब मैं उस सब में नहीं जाऊंगा डिटेल में। मेरा तो क्या बोलूं, लक फैक्टर था, क्या था, बिना पढ़े ऐसे ही जाकर बैठ गया था एंट्रेंस एग्जाम में। टिक 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 लगाने होते हैं, एंट्रेंस पास, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी में एडमिशन। खैर अभी नहीं जाऊं, वो गलती से हो गया था वो। देन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ नेम, कंपनी, वो कहानियों में चला जाऊंगा फिर टाइम वेस्ट होगा हमारा। अभी इधर आ जाओ, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। The company incorporated by a name identical or resembling similar to some registered trademark over here। तो जब हम ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं, वो पेप्सोडेंट वाला मैं एग्जांपल ले ही रहा हूं, पहले भी लिया हुआ मैंने। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड,
एक कंपनी है जो पहले से एग्जिस्ट करती है और उनका ट्रेडमार्क है पेप्सोडेंट, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम कह लो, इट इज पेप्सोडेंट फॉर टूथपेस्ट। तो मैं दीपक इजरानी दिल्ली में बैठा हूं और मैं यहाँ पर ना तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड नाम से कोई नई कंपनी बना सकता हूं और ना ही मैं पेप्सोडेंट लिमिटेड नाम से कंपनी बना सकता हूं। पेप्सोडेंट पटेल नगर प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी नहीं बना सकता। मैंने ये एग्जांपल तब भी लिया था जब हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 एमओए एओए के बारे में बात कर रहे थे और नेम क्लॉज और वेल वही अनडिजायरेबल नेम्स के बारे में बात करते हैं। याद आ रहा है कुछ? ये एग्जांपल लिया हुआ पहले, गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दैट। लिया था एग्जांपल पेप्सोडेंट पटेल प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, तो नहीं बना सकते ना, लेकिन मैंने बना ली। हाँ जी, लेकिन मैंने बना ली रूल 8A जब भी पढ़ा था तो मैंने बना ली। आरओसी ने गलती से मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया और पेप्सोडेंट पटेल नगर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी मैंने बना ली। अब जब कंपनी बन गई तो क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि पेप्सोडेंट ट्रेडमार्क की ओनर है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की ओनर है, कैन दे फाइल अ कंप्लेंट टू द रीजनल डायरेक्टर अगेंस्ट पेप्सोडेंट पटेल नगर प्राइवेट लिमिटेड? यस और नो? आंसर इज यस। वो लाइन लगाकर आ गया मेरे पास। कैन फाइल द एप्लीकेशन। सो एग्जिस्टिंग जो भी ट्रेडमार्क ओनर है कैन गो एंड फाइल एप्लीकेशन टू द सीजी टू द आरडी की सर ये पेप्सोडेंट पटेल नगर प्राइवेट लिमिटेड को रेक्टिफाई करवाइए, ये नेम रेक्टिफाई करवाइए। और वो एप्लीकेशन आ रही है फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क। तो यहां पर मैं ले लेता हूं कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हमारा पेप्सोडेंट है और इसका जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज द प्रोप्राइटर। तो इफ थ्रू इनएडवर्टेंस, इफ बाय मिस्टेक अ कंपनी इज क्रिएटेड, और कंपनी का नाम यहां पर मैं रख लेता हूं जो मैंने कंपनी बनाई है पेप्सोडेंट प्राइवेट लिमिटेड, सीधा रख लेते हैं पेप्सोडेंट प्राइवेट लिमिटेड। एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो आसान हो जाएगा। इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और बाय मिस्टेक ऑफ आरओसी पेप्सोडेंट प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और मे बी रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम। भाई या तो शुरू से ही गड़बड़ थी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे गड़बड़ नहीं थी, तब तो नाम सही था, बाद में रन फैसिलिटी में नेम चेंज किया, उस वक्त नाम में गड़बड़ आ गई और वो किसी ट्रेडमार्क से अब मिलता जुलता हो गया है। एंड इट इज द ओपिनियन ऑफ रीजनल डायरेक्टर कि ये जो नया नाम हमारे पास है या जो भी नाम हमारी कंपनी के पास है, इट इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबलिंग 100% सेम या 80% 90% सेम टू एन एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क, अब फॉर एग्जांपल वो पेप्सोडेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, DENT के बजाय DANT कर लेते हैं, बट स्टिल इज इट सेम। और ये पेप्सोडेंट नहीं है, पेप्सोडेंट। तो DENT के बजाय DANT कर लेते हैं, थोड़ा सा कहीं स्पेलिंग में चेंज कर लेते हैं तो 80% 90% सेम हो गया, माइनर चेंज कर लिया। कोलगेट है पहले से तो हम गोलगेट बना लेते हैं, चलेगा? कोलगेट की जगह गोलगेट। यस, सी की जगह जी कर लेते हैं, तो वो 100% सेम नहीं हुआ, 80% 90% सेम हो गया। कुछ भी कर लो, हल्दीराम की जगह हटदीराम कर लेते हैं, मतलब सोच लो कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक ऑफ। अब एप्लीकेशन आ गई है आरडी के पास, आरडी का ओपिनियन है दिस नेम ऑफ द कंपनी इज 100% सेम और 80% 90% सेम एज compared to the registered trademark, existing registered trademark. Then on the application of the registered trademark owner that the name of the company is identical or too nearly resembling to a registered trademark of such proprietor as per the Trademark Act 1999, एप्लीकेशन आती है सीजी के पास। और ये यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन सीजी के पास आती है कितने टाइम में आती है? एप्लीकेशन सीजी के पास कितने टाइम में आती है? Application to CG within how much time? Within 3 years of the incorporation or registration of change of name of the company. Time limit बताया है, within how much time the application will be filed? Within 3 years of the date of incorporation of the company, Pepsodent Private Limited, और या कंपनी का नाम जिस दिन आपने चेंज करके रखा और गड़बड़ रखा तो उसके बाद within 3 years, registered trademark owner will file application to CG within maximum 3 years from the date of incorporation of the company which is having its trademark copied, इसमें trademark copy हुआ। Then CG or RD will give the direction order to the company to rectify the name and the company shall rectify the name within a period of 3 months। वो 6 months की जगह 3 months हो गया। और ये 3 months कब से हुआ है?
1 सितंबर 2021, नीचे भी लिखा है वैसे ये डेट। और कंपनी को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, वो तो आपको बताइए, दैट यू आर अवेयर ऑफ, सही है ना। अच्छा, ओआर पास करेंगे तो एमजीटी 14 जाएगा क्या, यस और नो? ओआर पास करेंगे तो यस और नो, एक बार चैट में बता दीजिएगा। तो जर से आंसर चले आ रहे हैं, नो 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 नो। लेकिन हमने रेक्टिफाई कर लिया, इसकी इंटीमेशन आरओसी को जाएगी क्या? रेक्टिफाई कर लिया तो इसकी इंटीमेशन, ऊपर भी ओआर पास किया था, सिचुएशन 1 में जाता हूं ऊपर तो वहां पर भी ओआर पास किया था, इंटीमेशन तो जाएगी। तो ओआर पास करने के बाद जीएनएल 2 में इंफॉर्मेशन दोगे आप आरओसी को। जीएनएल 2 ई फाइलिंग के चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आखिरी 5 मिनट में किया था जीएनएल 2। ओआर पास करेंगे तो फाइल जीएनएल 2 टू द आरओसी। कब फाइल करते हैं याद है? जब कोई इंटीमेशन देनी होती है आरओसी को और इंटीमेशन का फॉर्म नंबर बताया नहीं होता, तो इन जनरल फिर उस केस में जीएनएल 2 चला जाता है नॉर्मली, याद होगा आप लोगों को। गिव मी अ थम्स अप, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और नेक्स्ट पेज पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में आता हूं। तो जब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में आता हूं तो हम कह रहे हैं भाई ये जीएनएल 2 फाइल करना है 15 दिन के अंदर ओआर पास करने के बाद। So where the company changes or rectifies its name or obtains the new name in subsection 1 clause A clause B above, दोनों ही केसेस में the time period available is 15 days, 15 दिन है from the date of such change. Give the notice intimation to the ROC in the form GNL2 along with the order of CG, साथ में RD ऑर्डर की कॉपी साथ में लगा देना, कॉपी ऑफ RD ऑर्डर कि हमने नाम रेक्टिफाई क्यों किया है, OR पास क्यों किया है, तो कॉपी ऑफ RD ऑर्डर साथ में लगा कर देना। Who shall carry out the necessary changes in the ROC, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नेसेसरी चेंजेस कर देगा उसके बाद। जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। और वो मेरे हाथ में नन्ना सा मुन्ना सा क्या है वो मालूम है ना आपको क्या है? व्हाट इज दिस जो अभी अभी आपने देखा, और मैं एक बार खोल भी रहा हूं भाई उसके अंदर सेक्शन 16 दिखाने की कोशिश करता हूं अगर दिखा पाया तो। दिखेगा नहीं वैसे आपको ना, फॉन्ट ही बड़ा छोटा है। एक्चुअली आपको दिखाना ये चाह रहा था कि मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रार तो लिखा है कि फाइल द इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार, जीएनएल 2 यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 अगर आप डायरेक्ट में चेक करोगे तो गिव द नोटिस ऑफ चेंज टू द रजिस्ट्रार, पता नहीं आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे, ऐसे देख पा रहे हो क्या लिखा है? नहीं देख पा रहे हो शायद, मुश्किल हो रहा होगा शायद। खैर छोड़ो, मतलब आप फॉन्ट बड़ा छोटा है ना, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो बीच में शब्द डाले हैं ना, ये इन फॉर्म जीएनएल 2 ये मैंने डाले हैं बीच में, डायरेक्ट में नहीं है, ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में नहीं है। सिर्फ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में लिखा है आरओसी को बताना है, ये नहीं बताया कौन से फॉर्म में बताना है। तो जब आरओसी को बताना कंपलसरी होता है, आरओसी को इंटीमेट करना कंपलसरी होता है, और लॉ मेकर फॉर्म नहीं बताता कि कौन से फॉर्म में बताओ, इंटीमेशन फॉर्म का नंबर नहीं बताया हुआ, तो हमेशा कौन सा फॉर्म जाता है? जीएनएल 2 जाता है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से ये शब्द यहां बीच में इंसर्ट की है, इन फॉर्म जीएनएल 2 इनफॉर्म द आरओसी अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ आरडी ऑर्डर। ये बात तो समझ में आ गई ना जो मैं बोल रहा हूं? ये बताया था ना मैंने आपको, जीएनएल 1 जीएनएल 2 जीएनएल 4 बताए थे ना सारे के सारे। जीएनएल 3 भी बताया था जब हम वो एक्सबीआरएल के बारे में बात हुई थी हमारी ई फाइलिंग के चैप्टर में, उसके बाद लास्ट के 5 मिनट में बताया था ना मैंने, लिखाया भी था आपको, लिखा होगा आपने, डिक्टेट किया था मैंने बकायदा, मैं भी लिख रहा था आप भी लिख रहे थे। जीएनएल 1 जनरल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जीएनएल 2 जनरल इंटीमेशन फॉर्म होता है, जीएनएल 3 वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट की कंसेंट जाती है, इंटीमेशन जाती है, जीएनएल 4 अडेंडम जाता है, बताया था। चलो आ जाओ अभी यहाँ पर आ जाओ। कॉन्ट्रवेंशन एंड फाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिलीट हो गया यहाँ पर 1 सितंबर 2021 से। इस सेक्शन में आरडी ऑर्डर आने के बाद अगर आपने आरडी ऑर्डर नहीं माना तो कोई फाइन नहीं है यहाँ पर, खत्म हो गई कहानी।
द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, पहले होता था कंपनी के लिए 1000 रुपीज का फाइन होता था और टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए भी होता था फाइन नॉट लेस देन 5000, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, डिलीट हो गया। आरडी ऑर्डर नहीं माना तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में कोई फाइन नहीं है। अब कब से नहीं है? 1 सितंबर 2021 से नहीं। अब मेरा सवाल है आपके लिए, आरडी ऑर्डर नहीं माना तो अब कोई फाइन पेनल्टी होगा या नहीं होगा? ये तो खत्म हो गया, ये तो डिलीट हो गया, खत्म ही हो गया। कोई फाइन पेनल्टी होगा या नहीं होगा? उड़ा दिया इन्होंने यहां से। स्ट्राइक ऑफ हो गया। हाँ जी, अब तो खत्म हो गया। लेकिन 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 कुछ नया आ गया है, कुछ न्यू आ गया है। और न्यू क्या आ गया है? अगर आपने आरडी ऑर्डर आने के बाद 3 महीने में आरडी ऑर्डर नहीं माना, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट का मतलब आरडी का ऑर्डर नहीं माना, डिफॉल्ट विद इन 3 months, डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब वही ऑर्डर गिवन बाय आरडी। तो उस केस में अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़ा अजीबोगरीब फैक्ट है। वो कह रहे हैं आपने तो आरडी ऑर्डर नहीं माना और आपने 3 महीने में नाम रेक्टिफाई नहीं किया, आपको बोला था नाम चेंज कर लो, रेक्टिफाई कर लो, आपने तो नहीं किया। अब इस केस में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से आपका नामकरण संसार कर देगी, आपका नाम चेंज कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, आरडी खुद ही कर देगा आपकी कंपनी का नाम चेंज। आरडी मतलब आरडी आरओसी मिलकर, आरडी पूछ लेगा आरओसी से क्या करना है। तो ये चीज बड़ा सरप्राइजिंग है। आपने नेम चेंज नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका नेम चेंज हुआ नहीं है या होगा नहीं। नेम चेंज तो हो ही जाएगा आपका। और कैसे हो जाएगा? आप नहीं कर रहे हो, कौन कर रहा है? सीजी खुद ही कर देगा आपकी कंपनी का नाम चेंज। हो गया आपका नाम चेंज तो हो गया। सीजी शैल अलॉट द न्यू नेम टू द कंपनी इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड कहां पर? प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। अभी वो पढ़ते हैं, नए रूल्स आ गए। एंड आरओसी शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। आरओसी आपकी कंपनी का नाम चेंज कर देगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में नया नाम डाल देगा, पुराने नाम की जगह। और ये नया नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अभी दिखाता हूं आपको कैसे बनता है। इसका भी फॉर्मूला बनाया इन्होंने, एक फॉर्मूला है। एंड आरओसी विल इशू द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आल्सो अलोंग विद द न्यू नेम। आरओसी आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू कर देगा। और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भी अलग ही है। ये फॉर्म है INC 11C। पहले कौन सा पढ़ रहे थे? INC 11। पैदा जब हुई थी कंपनी क्या मिला था? INC 11। अब ये कौन सा फॉर्म है? INC 11C। आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा विद द न्यू नेम INC 11C, विच द कंपनी शैल यूज देयर आफ्टर। फिर कंपनी फ्यूचर में उसी नए नाम को इस्तेमाल करेगी। तो लॉ मेकर कहता है जी फाइन लगाने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम का अगर सिर्फ फाइन लगा दिया तो प्रॉब्लम तो जहां थी वहीं की वहीं है। वो पेप्सोडेंट आप पहले भी यूज कर रहे थे, अभी भी यूज कर रहे हो, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपको गलती से मिलके आप यूज किए जा रहे हो और आप कह रहे हो देखो सर हमने 1 लाख रुपए फाइन दे दिया और जान छूट गई। जबकि हम पहले वाले जो कंपनी का नाम हमें मिल गया है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या पेप्सोडेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसकी गुडविल की वजह से हम करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और दूसरी कंपनी, ओरिजिनल कंपनी को लॉस हुए जा रहा है। भाई उसका भी तो सॉल्यूशन चाहिए। तो बेसिकली लॉ मेकर को समझ में आया कि फाइन लगाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो प्रॉब्लम चली आ रही है उस प्रॉब्लम को खत्म करना है, और वो खत्म करने का तरीका यही है। क्या तरीका है? कि अगर आपने 3 महीने में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं किया, नाम रेक्टिफाई नहीं किया, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर आपकी कंपनी का नया नाम रख देगा, वो एज पर द रूल्स, और आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा। आरओसी उठाकर आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा विद द न्यू नेम, और फ्यूचर में फिर आपको वही वाला नया नाम यूज करना होगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल प्रिवेंट। लेकिन ये सबसेक्शन आपको प्रिवेंट नहीं करता। ये सबसेक्शन मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 आपको रोकता नहीं है आरडी से मिले हुए नाम को हटाकर नया नाम रखने के लिए। फ्यूचर में अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हैं। So nothing in this subsection shall prevent a company from subsequently changing its name in accordance with the provision of section 30. So changing its name given by RD, RD से जो नाम मिला है उस नाम को बदलने से आपको रोका नहीं जा रहा है। RD से जो नाम मिला वो नाम आपको अच्छा नहीं लगा, अब आप उस नाम को बदलना चाहते हो, बदल सकते हो।
और उसके लिए सेक्शन 13 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और सेक्शन 13 का प्रोसीजर करने के लिए वो रन फैसिलिटी में जाओगे, एसआर पास करोगे, एमजीटी 14 करोगे, वो तो आपको मालूम ही है। फिर आप आईएनसी 24 में फाइल करोगे, जस्टिफिकेशन दोगे, फिर आईएनसी 25 नया मिलेगा। वो सेक्शन 13 का प्रोसीजर तो आपको पता ही है कि आपको क्या क्या करना है, वो 4-5 जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है। तो आरडी से मिला हुआ नाम पसंद नहीं आया तो चेंज द नेम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आरडी से वेल बात समझ में आ गई है क्या हुआ है? तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब आप देंगे। अगर आरडी का ऑर्डर आया नेम रेक्टिफाई करो और हमने ओआर पास नहीं किया विद इन 3 मंथ्स, तो क्या आरडी हमारी कंपनी का नाम रख सकता है? यस और नो आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने खत्म होने के बाद, यस और नो? आंसर इज यस। और नया नाम किस तरीके से रखेगा? जिस तरीके से रूल्स में बताया गया। अब सुनो एक चीज ध्यान से, रूल का मतलब रूल नंबर 33A है, और ये रूल नंबर 33A पहले देख लेते हैं, ये बीच में एक क्वेश्चन आंसर मैं छोड़कर जा रहा हूं। रूल नंबर 33A, जहां पर अलॉटमेंट ऑफ न्यू नेम बाय आरडी इज हैपनिंग। और ये रूल भी कब आया? 1 सितंबर 2021। ये रूल कब आया था? 1 सितंबर 2021। तो ये दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन जून 2022, दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा, या 2023 एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। और यहां पर भी कहानी वही है, कंपनी फेल्स टू चेंज द नेम विद इन 3 months, within a period of 3 months from the date of issue of आरडी डायरेक्शन। आरडी का ऑर्डर आने के बाद कंपनी ने 3 महीने में नाम चेंज नहीं किया, तो फिर उस केस में क्या होगा? देन द लेटर्स ORDNC, ये बड़ा फनी सा है, द लेटर्स ORDNC, और ORDNC एब्रीवेशन है किस चीज का? O का मतलब ऑर्डर, विल ऑर्डर ऑफ आरडी, तो आरडी होता है रीजनल डायरेक्टर, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर। एनसी का मतलब नॉट कंप्लाइड। कंपनी के नाम में ये शब्द ऐड किए जा रहे हैं, कंपनी के नाम में ORDNC दिखेगा, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड। O से ऑर्डर, आरडी इज आरडी रीजनल डायरेक्टर, एनसी से नॉट कंप्लाइड। तो आप इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, O से ऑर्डर, आरडी इज रीजनल डायरेक्टर, एनसी इज नॉट कंप्लाइड। और उसके साथ साथ एंड द ईयर ऑफ पासिंग द डायरेक्शन, जिस साल आरडी ने डायरेक्शन पास की। मान लो आरडी ने डायरेक्शन पास की 2022 में, कंपनी आपकी पुरानी चली आ रही है 2021 की या 2020 की, वो वाला ईयर नहीं, द ईयर ऑफ पासिंग आरडी ऑर्डर। अच्छा, आरडी का ऑर्डर आया था 30 दिसंबर को, और आपके 3 महीने एक्सपायर हुए जाकर लेट से मार्च में, 30 मार्च 2022 को। आरडी का ऑर्डर आया मान लो 30 दिसंबर 2021 को, आरडी ऑर्डर की डेट है, और आपके 3 मंथ्स जो आपको मिले थे वो एक्सपायर हो रहे हैं 30 मार्च 2022। तो यहां पर कौन सा वाला ईयर लिखेंगे? यहां पर 2021 या 2022? कौन सा वाला ईयर आएगा? हाँ जी, 2021 आएगा, बिल्कुल जी, 2021 आएगा। तो वो ऑर्डर आप ले लो यहां पर। देन गोइंग ऑन फर्दर, आल से फिर कह रहे हैं सीरियल नंबर एंड द एग्जिस्टिंग सीआईएन नंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी का यूनिक सीरियल नंबर जो होता है वो तो सीआईएन का पार्ट ही होता है ना, लास्ट 6 डिजिट्स याद है, यूनिक लास्ट 6 डिजिट्स। एंड द एग्जिस्टिंग सीआईएन नंबर, एग्जिस्टिंग सीआईएन नंबर ऑफ द कंपनी जो है चला आ रहा है, जो पुराना ओरिजिनल चला आ रहा है। शेल बिकम द न्यू नेम, इन तीनों को जोड़ दो, A एंड B एंड C, ये कंपनी का नया नाम मान लिया जाएगा। कंपनी का नया नाम लिखने का तरीका ये हो जाएगा। तो वो 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है, यही कंपनी का नाम है। अब कंपनी का नाम वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं रहेगा, कंपनी का नाम पेप्सोडेंट प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहेगा, कंपनी का नाम यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपनी का नाम शुरू कैसे होगा? लिख कर देखें क्या बनेगा, लिख कर देखते हैं, OR
कंपनी के नाम की शुरुआत ऐसे होगी, ORDNC, ये पहचान है कंपनी की, कंपनी का फर्स्ट नेम है। उसके बाद अभी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 2021, और उसके बाद फिर कंपनी का CRN नंबर। वो जो CRN नंबर जो भी है U या L से शुरू होता है, मतलब अनलिस्टेड, L मतलब लिस्टेड। उसके बाद डिजिट्स आ जाती हैं, 5 डिजिट्स बिजनेस कोड आ जाता है, मान लो ये 5 डिजिट बिजनेस कोड है। उसके बाद फिर वो स्टेट कोड आ जाता है। दिल्ली वाली कंपनी मैंने दिल्ली में बनाई थी, पेप्सोडेंट प्राइवेट लिमिटेड, DL। उसके बाद ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी मान लो 2019 में बनी थी, तो 2019 द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया। उसके बाद प्राइवेट कंपनी है तो PTC आ गया, और उसके बाद 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड आ गया। ये कंपनी का नाम हो जाएगा, दिस इज द न्यू नेम ऑफ द कंपनी। ये फॉर्मूला है, ये न्यू नेम गिवन बाय RD है। इसी नाम के साथ जीना पड़ेगा, ऐसे नाम के साथ कौन जी सकता है? मतलब आपको ऐसा नाम मिल जाए, आप जी पाओगे ऐसे नाम के साथ? न्यू नेम गिवन बाय RD ऐसा दिखेगा। क्या कंपनी ये नाम मिलने के बाद अपना नाम जल्दी से जल्दी चेंज करना चाहेगी? यस और नो? खुद ही RD मजे ले रहे हैं, दक्ष कह रहा है RD मजे ले रहे हैं, लॉ मेकर मजे ले रहा है। तो ऐसा नाम मिलने के बाद क्या कंपनी खुद जल्दी से जल्दी अपना नाम चेंज करना चाहेगी? और वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी सेक्शन में जाना पड़ेगा? ये RD से मिले हुए नाम से छुटकारा पाने के लिए किस सेक्शन में जाना पड़ेगा? सेक्शन 13 में जाना पड़ेगा। हाँ जी आयुष, तो आंसर आना शुरू हो गया मेरे पास, लाइन लगाकर। पता है आप लोगों को कहां जाना पड़ेगा। और ROC को बता दिया जाएगा कि भाई ये कंपनी का नया नाम रख दिया है। ROC shall accordingly make the entry of the new name in the register of companies and issue the fresh certificate of incorporation। कौन से फॉर्म में, वो आपको मालूम है, INC 11C के अंदर। Provided that nothing contained in the sub-rule 1 shall apply in case E form INC 24 is filed by the company is pending for disposal at the expiry of 3 months from the date of issue of direction। क्या बोल रहे हैं? ये पूरा सब रूल 1 ऊपर आपने जो पढ़ा है इसको क्रॉस कर दो। ये जो RD आपको नाम दे रहा है इस सबको क्रॉस कर दो। कौन से वाले केस में? कौन से वाले केस में क्रॉस कर दो? ये सब कुछ अप्लाई नहीं होगा। RD आपकी कंपनी को नया नाम नहीं देगा अगर आप इस प्रोवाइजो में आ गए। किस प्रोवाइजो में आने का मतलब क्या है? कि आपने 3 महीने के अंदर अंदर OR पास कर लिया है और आपने INC 24 फाइल कर दिया है और उसमें जस्टिफिकेशन दे दी है, और वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इट इज पेंडिंग फॉर डिस्पोजल एट द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। जिस दिन 3 महीने पूरे हुए वो INC 24 वहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ RD डायरेक्शन। मतलब जिस दिन RD का ऑर्डर आया था उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर हमने INC 24 फाइल कर दिया, तो इस केस में RD आपको नया नाम नहीं देगा, क्योंकि गलती फिर आपकी कंपनी की नहीं है ना, अपेंडेंसी नहीं है। हमने तो कंपनी ने तो RD ऑर्डर आने के बाद 3 महीने के अंदर OR भी पास कर लिया और INC 24 विद जस्टिफिकेशन भी फाइल कर दिया। मतलब रन फैसिलिटी वाला काम भी कर लिया कि हम नया नाम जो रख रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, और SR भी पास कर लिया और INC 24 भी फाइल कर दिया। सारे काम कर लिए कंपनी ने। तो भाई गलती कंपनी की है ही नहीं, फिर तो मामला पेंडिंग किसके पास पड़ा हुआ है? INC 24 पेंडिंग पड़ा हुआ है, फिर ROC के पास, ROC के पास, RD के पास पेंडिंग पड़ा है, तो डिले तो उन्हीं के पार्ट पे, फिर कंपनी के पार्ट पे तो डिले नहीं है। तो इस केस में RD आपकी कंपनी को वो जबरदस्ती वो घटिया वाला नाम नहीं देगा, वो ORDNC 2021 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड लगाकर नहीं देगा। कंपनी हुज नेम हैज बीन चेंज इन सब रूल 1 शेल एट वंस। खैर ये तो नीचे वाली बात है, वो बाद में आता हूं, बट हाल से ऊपर अगर मैं वापस जाता हूं, ये सब कुछ अप्लाई नहीं होगा। कौन से केस में अप्लाई नहीं होगा? अगर RD ऑर्डर आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर हमने क्या कर लिया है, यहां पर हमने रन फैसिलिटी भी कर ली है 1000 रुपीज फीस के साथ, यहां पर हमने OR भी पास कर लिया है, INC 24 भी फाइल कर लिया। ये सारे काम हमने कर लिए हैं। RD एप्लीकेशन इज पेंडिंग and application is pending, then RD will not give new name। तो इस केस में RD नया नाम नहीं देगा।
बात समझ में आ गई? गिव मी अ थम्स अप। चलिए, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो वेल आई विल से, अगर हमने अपनी तरफ से 3 महीने में, भाई हमने तो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, आरडी के पास एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो हमारी तो कोई गलती हुई नहीं। और अगर हमारी गलती है, अगर हमारी गलती है कि हमने 3 महीने में ओआर पास नहीं किया, हमने INC 24 फाइल नहीं किया, तो हम कह रहे हैं द कंपनी हुज नेम हैज बीन चेंज, फिर आरडी ने चेंज कर दिया, शेल एट वंस मेक नेसेसरी कंप्लायंस, आरडी ने जब नाम चेंज कर दिया तो फिर हमें वो सेक्शन 12 वाले नेसेसरी कंप्लायंस करने पड़ेंगे। नया नाम जो आरडी ने दिया है वो, और ब्रैकेट में अर्लियर नोन एज, और ये नाम फिर आपको रखना पड़ता है 2 साल तक। और सेक्शन 12 जो कह रहे हैं जो जो चेंजेस करने हैं, वो जो चेंजेस करने हैं लेटर हेड के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, कंपनी के ऑफिस के बाहर, हर जगह क्या लिखेंगे, ORDNC 2021 अल्फा न्यूमेरिक कोड, और दुनिया हो जाएगी पागल। जो दुनिया देखेगी, जिसको पता ही नहीं कि भाई ये रूल 33A की रिक्वायरमेंट है, वो कहेंगे ये पता नहीं क्या क्या एंटिटी है यार, ये एलियन एंटिटी है, कौन से ग्रह से आई है, जो भी है। हाँ, जिनको वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर पढ़ना आता होगा, रूल और रूल 33A मालूम होगा, वो जानेंगे कि ये क्या लिखा है। तो सेक्शन 12 के हिसाब से, और ये सेक्शन 12 आपने किया था चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 खोल के वापस देख लेना, कंपनी को नेम चेंज कहाँ कहाँ करना पड़ता है। It shall be mentioned and the statement order of RD not complied under section 16 shall be mentioned in the brackets below the name of the company। और ये एब्रीवेशन में नहीं लिखना, पूरा लिखना है। जहां जहां कंपनी का नाम आएगा, उस नाम के नीचे ये पूरी स्टेटमेंट आप फुल ऑन लिखोगे कि RD ऑर्डर सेक्शन 16 में आया था, वो कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया। कंपनी के नाम के नीचे हर जगह लिखा जाएगा wherever the name is printed, affixed or engraved, ताकि दुनिया को समझ में आए कि ये नया नाम क्यों मिला है और इस कंपनी ने आरडी ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया। प्रोवाइडेड दैट, वो रिपीटिशन है कि ये रूल आपको मना नहीं करता, ये रूल, ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी। अगर कंपनी बाद में सब्सिक्वेंटली अपना नाम चेंज कर लेती है, आरडी का दिया हुआ नाम हटा देती है और अपना खुद का नाम रख लेती है, सेक्शन 13 में SR पास कर लेती है, और सेक्शन 13 में वो INC 24 फाइल कर देती है और INC 25 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेती है, तो फिर आपको ये स्टेटमेंट उस नए नाम के साथ नहीं दिखानी पड़ेगी जब आप नया नाम रख लेंगे। ये तो क्लियर है हम ऑलरेडी, मतलब नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दैट। और इतना कुछ पढ़ने के बाद, समझने के बाद, देन आई विल से, एक बार वो जो आप प्रोसीजर देख रहे थे, नाउ लुकिंग एट द प्रोसीजर ओनली ओवर हियर। अब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का प्रोसीजर है यहाँ पर, और वो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का प्रोसीजर अब आपकी आंखों के सामने है। और प्रोसीजर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम कर रहे हैं, हमारा नाम किससे मिलता जुलता है, सिमिलर टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो आरडी का ऑर्डर आता है कि सब्सिक्वेंट कंपनी को, सेकंड कंपनी को, कि नाम रेक्टिफाई करो। फिर हम बोर्ड मीटिंग करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के लिए, CS को ऑथराइज करते हैं कि रन फैसिलिटी में 2 नाम आपको दे रहे हैं, वो आप ले जाओ और फाइल करो। फिर एप्लीकेशन फाइल होती है ROC को, और ROC को हम रन फैसिलिटी में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ऑब्टेन द न्यू नेम, और ये न्यू नेम अवेलेबल रहता है 60 डेज के लिए, दैट इज देयर। और ये एप्लीकेशन जब बोल रहे हैं तो वही रन वेब फॉर्म रन ही है, वेब फॉर्म रन है जिसमें एप्लीकेशन फाइल हो रही है। फिर नेम रिजर्वेशन मिलने के बाद बोर्ड मीटिंग करवाते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं। वी फिक्स द डेट टाइम प्लेस ऑफ AGM EGM, ऑथराइज द कंपनी सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट द नोटिस, डिस्पैच द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग अलोंग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, सेक्शन 101 102 इन द चैप्टर ऑफ जनरल मीटिंग। और उसके बाद फिर जनरल मीटिंग करवाते हैं शेड्यूल डेट पे, और OR पास करते हैं। OR पास करने के बाद INC 24 फाइल करते हैं विद फुल जस्टिफिकेशन एंड ऑब्टेन द CG अप्रूवल, और GNL 2 फाइल करते हैं ROC को विद इन 15 डेज। CG अप्रूवल आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर GNL 2 फाइल करते हैं, और फिर ROC से फिर फाइनली ROC रेक्टिफाई कर देता है द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड MOA के अंदर जो नेम है वो रेक्टिफाई कर देगा। INC 11 ही रहेगा, वो फिर INC 25 नहीं मिलेगा, वो तो आपको पता ही है। और ये सारा का सारा प्रोसीजर कितने टाइम में कंप्लीट करना है, विद इन हाउ मच टाइम, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ RD ऑर्डर। तो स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 7 तक आप 3 मंथ्स में कंप्लीट करो। लेकिन आप स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 6 तक भी पहुंच गए 3 मंथ्स में, अगर आपने ये काम 3 महीने में कर लिया, स्टेप नंबर 6, और INC 24 फाइल कर दिया आपने, चाहे CG अप्रूवल मिला नहीं है, पेंडिंग है,
क्या आरडी नया नाम जबरदस्ती देगा? यस और नो? यस और नो? आंसर इज नो। तो चाहे आरडी अप्रूवल नहीं मिला, चाहे सीजी अप्रूवल नहीं मिला, पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन आरडी फिर इस केस में हमें जबरदस्ती नया नाम नहीं देगा। अगर 3 महीने के अंदर अंदर हम INC 24 तक पहुंच जाते हैं और फाइल कर देते हैं और फिर उनकी तरफ से पेंडिंग। हिंदी में भी लिख सकते हैं क्या? नहीं। चलिए, वेरी गुड। सो एवरीबडी सेइंग नो नो नो, बट समबडी सेइंग नहीं। वेरी गुड। तो वेल कहानी तो समझ में आ गई आपको, प्रोसीजर आपको पूरा समझ में आ गया कि किस तरीके से चलेगा। एंड आई विल से, और लास्ट में ROC will issue the fresh, or rather ROC will rectify the certificate of incorporation। और एक छोटी सी चीज, and that small thing over here is कि यही same procedure is applicable अगर हमारी कंपनी का नाम सिमिलर है। किसके साथ सिमिलर है? एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क के साथ सिमिलर है, तो भी वो 3 months है। पहले यहां पर कितने मंथ्स था? पूरा प्रोसीजर सेम ही था पहले भी, लेकिन मंथ्स अलग थे बस। पहले कितने मंथ्स हुआ करता था? चलो, somebody is writing in Urdu also यार, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, आई एम रियली सॉरी। सो वेल वी से पहले 6 महीने होता था, अब 3 महीने होता है, अब 3 महीने होता है। सो वेल आई विल से कुल मिलाकर बस इतना याद रखिएगा, आपके पास प्रोसीजर यही है। दिस इज द प्रोसीजर दैट यू आर हैविंग विद योरसेल्फ, एंड मे बी द नेम ऑफ द कंपनी इज सिमिलर टू द नेम ऑफ द प्रीवियसली रजिस्टर्ड कंपनी और existing registered trademark। RD ऑर्डर आने के बाद will do it rectify within 3 months। अच्छा, RD इस केस में RD ये जो ऑर्डर पास कर रहा है, RD के पास एप्लीकेशन कितने टाइम में जाती है ये बता दो, बस मुझे कंफर्म हो जाएगी आप लोगों को याद। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर है वो RD को एप्लीकेशन कितने टाइम में फाइल करेगा ये बता दो बस। ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर RD को एप्लीकेशन कितने टाइम में फाइल करेगा? चलिए, विधि will then Ayush, Kanak, Shashi, everybody is saying 3 years, 3 years, 3 years, 3 years, 3 years from the date of incorporation of that company। Thank you so much। मतलब याद है आपको। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज B के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पर, और पहले जो था सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज A था यहाँ पर। अदरवाइज द होल प्रोसीजर इज सेम, सिर्फ क्लॉज A और क्लॉज B का चक्कर है, और एप्लीकेशन फाइल करने की टाइम लिमिट में फर्क हो सकता है, लेकिन यहां जितने स्टेप्स दिख रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली 100% सेम। दे आर एब्सोल्युटली सेम, नो चेंज, नो चेंज। और एक छोटा सा पॉइंट आपकी बुक में है ऑलरेडी, जो हमारा बीच में छूट गया है। What is the remedy available to the promoters of the first incorporated company against the second company subsequently with the similar name if second company refuses to change the name on the request of the promoters of the first company? First company ने second company को direct request कि आप नाम rectify कर लो क्योंकि हम दोनों का नाम same हो गया है। Second company ने कहा जा हम नहीं करते rectification, हम नहीं करते, तो भगा दिया first company के promoters को। अब वो first company का promoter बेचारा क्या करे, क्या करे, कहाँ जाए? तो फर्स्ट कंपनी का प्रमोटर ही कैन फाइल द एप्लीकेशन टू CG टू पास द ऑर्डर अगेंस्ट द सेकंड कंपनी टू रेक्टिफाई द नेम। और ये एप्लीकेशन फॉर्म एक बार बताना लिखकर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या है? फाइल द एप्लीकेशन टू CG, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या है? सोच समझ के बताना, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या है? CG को एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं टू पास द ऑर्डर अगेंस्ट द सेकंड कंपनी की। सर उसको बोलो ना नाम रेक्टिफाई करने के लिए। GNL1 नहीं है, GNL1 नहीं है। अगर आपने GNL1 लिखा है तो गलत है। RD1 है, हाँ जी। फॉर्म नंबर क्या है? RD1। प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ है फॉर्म नंबर RD1, और CG का मतलब RD, the powers are delegated to RD। तो application goes in the form RD1 to RD। ये एग्जाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। सो यहां आकर कहूंगा फाइनली हमने एक काम कर लिया है, नेम क्लॉज चेंज करना और नेम में रेक्टिफिकेशन करना।